ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं। टूल्स में मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बताया। एंजाइम्स एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज एंड क्लोनिंग के बारे में बताया था। क्लोनिंग वेक्टर्स, क्लोनिंग व्हीकल्स एंड टेक्निक्स में जो टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक्स में मैंने बताया कि अगर किसी भी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए, जैसे फिजिकल टेक्निक है, केमिकल टेक्निक है, फिजिकल टेक्निक में इलेक्ट्रोपोरेशन है, फिजिकल टेक्निक में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये टेक्निक्स जो होती हैं ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पर्टिकुलर परफॉर्म करने के लिए होती है। उसी के साथ साथ एक और होता है वेक्टर मीडिएटेड एंड नॉन वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ही आएगा। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अगर हम वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, तो जो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है आपका, ये है like that agrobacterium यानी कि TI plasmid mediated gene transfer and non vector mediated gene transfer में जैसे कि टू टाइप्स का होगा, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्टाइल, माइक्रो इंजेक्शन एंड लाइसोसोम फ्यूजन, सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर। केमिकल मेथड्स में पॉलीइथाइलिन ग्लाइसोल मेथड एंड डाई इथाइल इथाइल डेक्स्ट्रॉन मीडिएटेड। इन सभी के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समराइज बता दिया था। आज हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें तो अगर आपको क्वेश्चन आता है वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, या तो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर आ सकता है या फिर आ सकता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करो जो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली हम जो इसमें आज पढ़ेंगे, प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड फॉर जीन ट्रांसफर इन प्लांट, वेक्टर मीडिएटेड, नॉन वेक्टर मीडिएटेड। वेक्टर मीडिएटेड में एग्रोबैक्टीरियम आएगा, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। एग्रोबैक्टीरियम में टू टाइप्स का है, क्राउन गॉल डिजीज एंड हेयरी रूट डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज कौन कॉज करता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस। एंड हेयरी रूट डिजीज कौन कॉज करता है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, जिसे आरआई प्लाज्मिड कहते हैं। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस को टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन एज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज किया जा रहा है। तो ये क्या होगा? जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल हमने बनाया, तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाया कैसे हमने? मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था आपको कि प्लाज्मिड के थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं। जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास बन गया, उसे हम होस्ट में जब इंसर्ट कराएंगे तो वहाँ पे प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, दैट मीन्स प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कोर रिसर्च टूल इन प्लांट बायोलॉजी and a practical tool for transgenic plant development. Plant transformation research tool के पर्पज से प्लांट बायोलॉजी में एक कोर की तरह काम कर रहा है एंड अ प्रैक्टिकल टूल फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलपमेंट। देयर आर मैनी verified method for stable introduction of novel gene into the nuclear genome of diverse plant species. Plant genetic information permit direct introduction of agronomically useful gene into important crops and offer a significant tool in breeding program by producing novel and genetically diverse plant material. Plant genetic information में क्या काम होता है? प्लांट अगर प्लांट ट्रांसफर करना है, प्लांट के जीन को ट्रांसफर करना है, तो एग्रोनॉमिकली यूजफुल होगा ये हमारे लिए एंड इकोनॉमिकली यूजफुल होगा ये हमारे लिए। एंड साथ ही इम्पोर्टेंट जो टूल्स होंगे ब्रीडिंग के पर्पज से, जो प्लांट ब्रीडिंग के पर्पज से हमारे लिए यूजफुल होगा, जिससे कि प्लांट मटेरियल हमें जेनेटिकली एक अच्छा जेनेटिकली प्लांट मटेरियल हमें प्रोवाइड हो सके, मिल सके। तो ये होगा प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन।
directed desirable gene transfer from one organism to another and the subsequent stable integration and expression of a foreign gene in the genome to refer as genetic transformation. Basically, what is the definition of genetic transformation? So that means it is the direct desirable gene transfer. अगर हमें कोई भी जीन चाहिए और उस जीन को डिजायरेबल जीन अगर हमें चाहिए तो उसे डिटेक्ट डायरेक्ट ट्रांसफर करना है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, है ना। और जैसे ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करेंगे तो प्लाज्मिड के थ्रू ट्रांसफर करेंगे और एक फॉरेजन जीन बना के जो बाहर का जीन होगा उसे किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे, तो उस प्रोसेस को बोला गया है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। द ट्रांसफर जीन इज नोन एज ट्रांसजीन। जिस जीन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसे बोलते हैं ट्रांसजीन एंड द ऑर्गेनिज्म दैट आर डेवलप्ड आफ्टर अ सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर इज नोन एज ट्रांसजेनिक्स। तो जिस चीज को हमने सक्सेसफुली उसे ट्रांसफर कर चुके हैं उसे बोला है हमने ट्रांसजेनिक्स। ट्रांसफर जीन को मतलब जीन को ट्रांसफर करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वेक्टर मीडिएटेड एंड नॉन वेक्टर मीडिएटेड। वेक्टर मीडिएटेड में अभी मैंने बताया था आपको वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर दैट मींस एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस दैट मींस टीआई प्लाज्मिड जो कि क्राउन गॉल डिजीज बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन है जो कि रूट डिजीज कॉज करता है, ठीक है, जिसे आरआई प्लाज्मिड बोलते हैं। ओके, ये 2 जीन्स हो गए। उसके बाद ये हो गया वेक्टर मीडिएटेड। दूसरा होता है नॉन वेक्टर मीडिएटेड, जैसे फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में जैसे इसमें क्या काम करेंगे, जो प्लांट की सेल होगी, प्लांट की सेल के ऊपर इलेक्ट्रिकली शॉर्ट देके प्लांट की सेल को रप्चर करेंगे। प्लांट की सेल को रप्चर करके वहाँ पे जो बाहर का फ्लोरेसेंट डीएनए होगा उसे इंसर्ट कराएंगे। इसका जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो सीरियल क्रॉप्स वगैरह के डेवलपमेंट में यूज़ होता है। माइक्रो प्रोजेक्टाइल यानी कि पार्टिकल बम्बार्टमेंट। इस प्रोसेस में क्या करेंगे, अगर हम इसमें एक गन की तरह एक पार्टिकल बम्बार्टमेंट होगा, मतलब गन की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होगा। उस गन में डीएनए के पार्टिकल्स इंसर्ट करेंगे। जैसे ही डीएनए के पार्टिकल्स उसमें इंसर्ट किए उसके बाद गन के नीचे एक पैट्री डिश रख देंगे। पैट्री डिश के अंदर वो होस्ट सेल्स रखेंगे जहाँ पे हमें वो डीएनए इंसर्ट कराना है, ठीक है। गन का स्विच ऑन कर देंगे जिससे कि जो डीएनए के पार्टिकल्स होंगे वो टिश्यू के ऊपर आके वहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन की तरह होता है और वहाँ पे एक सेल को दूसरे सेल में उसे इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है। लाइसोसोम फ्यूजन में क्या होता है कि इसमें प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराते हैं एक सेल का दूसरे सेल के साथ। सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर में इसे रीजनेबल सेल सस्पेंशन में यूज किया जाता है। केमिकल मेथड्स जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पीएजी मीडिएटेड, डीईएई, डेक्स्ट्रोन मीडिएटेड ये केमिकल मेथड्स यूज करते हैं। हम बात करेंगे आज वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड की, ठीक है। वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड। वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होगा। अगर एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर के थ्रू होगा तो एग्रोबैक्टीरियम का हमें उसका केमिस्ट्री पता होना चाहिए। एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड यानी कि क्राउन गॉल जो बना रहा है उसका क्या प्रोसेस है, किस टाइप से टीआई प्लाज्मिड वो कॉज कर रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस क्राउन गॉल डिजीज कॉज कर रहा है। अगर क्राउन गॉल डिजीज कॉज कर रहा है तो हम उसे कैसे ऐड कर सकते हैं, क्या रीजन है जिससे कि अगर वो डिजीज कॉज कर रहा है तो हम उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस टाइप से यूज करें, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम के बारे में हम इसे पढ़ेंगे। अगर जनरली मैं एक ओवरव्यू आपको दूं तो एग्रोबैक्टीरियम के बारे में, तो एग्रोबैक्टीरियम जैसे कि डिजीज कॉज करता है बिकॉज ऑफ उसका पर्सनल डीएनए होता है, ठीक है। अगर उसका पर्सनल डीएनए है तो जो उसका पर्सनल डीएनए जो डिजीज कॉज कर रहा है, अगर उस डीएनए को रिमूव कर दिया जाए और एग्रोबैक्टीरियम में डिजायरेबल डीएनए इंसर्ट किया जाए तो वो करता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम उसे करा सकते हैं, ठीक है। तो डिजायरेबल ट्रेट हम एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू इजीली गेन कर सकते हैं।
Okay, agrobacterium mediated gene transfer में agrobacterium tumefacens is a soil borne बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इज अ रोड शेप एंड मोटाइल, रोड शेप होता है और मोटाइल होता है, एंड बिलोंग टू द बैक्टीरियल फैमिली ऑफ राइजोबिएसी। इसकी जो फैमिली होती है वो राइजोबिएसी फैमिली होती है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस इज अ फाइटोपैथोजन, क्या होता है ये, फाइटोपैथोजन है, एंड इज ट्रीटेड एज अ नेचर मोस्ट इफेक्टिव प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग, और आज की डेट में इसे प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। सम वर्कर कंसिडर द बैक्टीरियम एज द नेचुरल एक्सपर्ट ऑफ इंटर किंगडम जीन ट्रांसफर। कुछ वर्कर इसे जीन ट्रांसफर के लिए एक किंगडम मानते हैं कि ये बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है जिससे कि हम जीन ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। इनफैक्ट द मेजर क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक गोज टू द नेचुरल यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन जो टेक्निक्स का जो मेन क्रेडिट है वो जाता ही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस को है। दस द बैक्टीरियम इज द मोस्ट बिलव्ड बाय द प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट। इसीलिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस को सबसे ज्यादा आज की डेट में यूज किया जाता है। हाँ, बेसिकली जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस की मैंने अभी आपको दो ही स्पीसीज बताई थी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस जो कि क्राउन गॉल डिजीज बना रहा है, एंड सेकंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन जो कि हेयरी रूट डिजीज कॉज कर रहा है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस जो कि क्राउन गॉल डिजीज कॉज कर रहा है, ऑलमोस्ट 100 ईयर एगो 1907 स्मिथ एंड टाउनसेंड, ठीक है, क्राउन गॉल डिजीज की बात करते हैं। क्राउन गॉल डिजीज जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस के थ्रू बन रहा है। दूसरा टीआई प्लाज्मिड यानी कि ट्यूमीफेजेंस है तो इसका हो गया टीआई प्लाज्मिड। ऑलमोस्ट 100 ईयर एगो 1907 स्मिथ एंड टाउनसेंड postulated that the bacterium was the causative agent of crown gall tumor। दो साइंटिस्ट थे 1907 में, उन्होंने ये देखा कि प्लांट में एक ट्यूमर टाइप की एक स्ट्रक्चर वहां पे बन रही है, ठीक है। तो एज अ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस इन्फेक्ट बाउंडेड और डैमेज्ड प्लांट टिश्यू। उन्होंने देखा कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस था वो प्लांट के जो प्लांट टिश्यूज था उसे उसके अंदर घाव कर रहा था और उसे डैमेज कर रहा था। तो और उसे जैसे वो घाव कर रहा था और डैमेज कर रहा था, उस चीज को उन्होंने बोला कि ये क्राउन गॉल बना रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये क्राउन गॉल है। क्राउन गॉल लाइक दैट इस टाइप की स्ट्रक्चर है, ये देखो आप, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस रूट में डिजीज कॉज करता है, यहाँ इसने घाव किया, जो बाउंड टाइप की स्ट्रक्चर हुई। क्राउन गॉल इधर सेकेंड वाली स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होगे क्राउन गॉल ट्यूमर। जो क्राउन गॉल ट्यूमर बना वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस से बना, ठीक है। क्राउन गॉल ट्यूमर एंड इधर जो घाव टाइप की स्ट्रक्चर हुई, जो ये बोन बनाया तो उसने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस ने बोला। तो क्राउन गॉल डिजीज आई किससे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस से। The entry the bacterium into the plant tissue is facilitated by the release of certain phenolic compounds। इसमें कुछ phenolic compounds थे जैसे कि एस्ट्रो इसमें कुछ फिनोलिक्स कंपाउंड थे जैसे कि एसिटोसिरिंजोन, हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंजोन बाय द बाउंडेड साइट्स, जो जिसके थ्रू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस डिजीज कॉज कर रहा था, जो क्राउन गॉल के जैसी स्ट्रक्चर बना रहा था, उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मतलब जैसे कि वो बाउंडेड या बाउंडेड टाइप की जो स्ट्रक्चर थी वहां पे ऐसी क्या चीज थी जिससे कि वहां पे क्राउन गॉल बन रहा था या फिर इस टाइप का कट लग रहा था। तो वहां पे कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स उन्होंने देखे कि जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेजेंस से रिलीज हो रहे थे, और वो उन कंपाउंड्स का नाम क्या था, एसिटो साइरिनिजोन एंड हाइड्रोक्सी एसिटो साइरिनिजोन, ठीक है। ये दो फिनोलिक्स कंपाउंड थे जो कि बाउंड करने में कैपेबल थे।
क्राउन गॉल फॉर्मेशन अकर व्हेन द बैक्टीरियम रिलीज। क्राउन गॉल फॉर्मेशन कब बना? जब बैक्टीरिया रिलीज हो गया, जब बैक्टीरिया हट गया। इट्स टीआई प्लाज्मिड यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इनटू द प्लांट सेल साइटोप्लाज्म। और कहाँ पे बना क्राउन गॉल? साइटोप्लाज्म के अंदर बना। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे। मैंने अभी आपको बताया क्राउन गॉल डिजीज एंड टीआई प्लाज्मिड के बारे में। 1907 में स्मिथ एंड टाउनसेंड ने एक बैक्टीरियम को पोस्टुलेट किया यानी कि आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा कि ये जो बैक्टीरिया है वो प्लांट के अंदर क्राउन गॉल ट्यूमर बनाता है। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक बैक्टीरिया क्राउन गॉल ट्यूमर बना रहा है। उससे फिर उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो डैमेज कर रहा है प्लांट टिश्यू को या बॉन्डेड कर रहा है, या दैट मीन्स घाव वहां पे क्रिएट कर रहा है। और उसके बाद एक ट्यूमर बनाता है जिसे क्राउन गॉल बोला गया। ठीक है, फिर ये देखा गया कि ये जो डैमेज हो रहा है प्लांट टिश्यू वो किसकी वजह से हो रहा है। वो वहां पे 2 फिनोलिक कंपाउंड्स थे, एसीटो साइरिनिजोन एंड हाइड्रोक्सी एसीटो साइरिनिजोन। ठीक है, 2 कंपाउंड्स थे, कौन कौन से? एसीटो साइरिनिजोन एंड हाइड्रोक्सी एसीटो साइरिनिजोन। इन दोनों कंपाउंड्स की वजह से वहां पे जो प्लांट टिश्यू के ऊपर क्राउन गॉल बन रहा था वो पार्ट डैमेज हो रहा था या वहां पे बाउंडेड टाइप का हो रहा था, घाव टाइप का हो रहा था। ठीक है, ये मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया। सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस ने ये कट जैसा जहाँ पे बाउंड लिखा हुआ है वहां पे कट जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये बैक्टीरिया रिलीज हुआ तो इसने यहाँ पे क्राउन गॉल ट्यूमर बना दिया। आफ्टर दैट क्राउन गॉल फॉर्मेशन अकर व्हेन द बैक्टीरियम रिलीज। तो क्राउन गॉल कब बना? जब बैक्टीरिया रिलीज हो गया। इट्स टीआई प्लाज्मिड इनटू द प्लांट सेल साइटोप्लाज्म। द फ्रेगमेंट यानी कि सेगमेंट ऑफ टीआई प्लाज्मिड रेफर्ड टू एट द टीडीएनए। तो क्या बोला गया उसे? टीडीएनए बोला गया। इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैक्टीरियम इनटू द होस्ट। वो बैक्टीरिया से होस्ट में ट्रांसफर हुआ। दैट मीन्स जो एग्रोबैक्टीरियम था, एग्रोबैक्टीरियम ने जब ट्यूमिफेजेंस पे क्राउन गॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाई तो उसके बाद जब वो रिलीज हो गया तो उन्होंने देखा कि उसने प्लांट के होस्ट में अपना डीएनए लीव कर दिया था। ठीक है ना? it get integrated into the plant cell chromosome. This crown gall disease is naturally evolved genetic engineering process. इसलिए जो क्योंकि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना, क्योंकि पर्सनल डीएनए था उसका, जब वो अपना डीएनए वहां पे लीव कर सकता है तो जेनेटिक्स के पर्पज से जो साइंटिस्ट ने देखा उन्होंने क्या काम किया, उसके डीएनए को हटा दिया, बाहर का डीएनए जो भी डिजायरेबल डीएनए का जीन था वो उसमें इंसर्ट किया। और उसमें इंसर्ट करने के बाद जैसे ही उन्होंने प्लांट को उसे इंसर्ट कराया तो उसने वो डीएनए भी वहां पे लीव कर दिया। दैट मीन्स उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस में कि वो डीएनए को, बाहर के डीएनए को ले जाकर होस्ट प्लांट के अंदर इंसर्ट कर सकता है। टीडीएनए कैरीज जीन दैट कोड फॉर प्रोटीन। जो टीडीएनए उसने अपना क्राउन गॉल डिजीज जिससे बनी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस में जो जीन प्रेजेंट था वो प्रोटीन के लिए कोड होता था। इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जो बायोसिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन के लिए यूज होता है जैसे कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन एंड नोवेल प्लांट मेटाबॉलिक नेमली ओपीन, अमीनो एसिड्स, डेरिवेटिव्स एंड एग्रोपीन्स यानी कि शुगर डेरिवेटिव्स। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये ऑक्टापीन का स्ट्रक्चर है ऊपर, नीचे नेपोलाइन का है, देन एग्रोपीन का स्ट्रक्चर है। Growth hormones cause plant cell to proliferate and form a gall, while opine and agropine are utilized for agrobacterium as a source of carbon and energy. ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन्स प्लांट, जो टीडीएनए में ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट थे वो गॉल बनाने में लग रहे थे। ठीक है, वो गॉल, उनका काम है गॉल बनाना, जबकि जो ओपिन और एग्रोपाइन है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस के लिए कार्बन एंड एनर्जी दोनों ही सोर्स प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि
टीडीएनए, टीडीएनए क्या है? टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड किसका है? ये एग्रोबैक्टीरियम का, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम का जो टीआई प्लाज्मिड है वो यानी कि टीडीएनए है। उसके अंदर जीन प्रेजेंट थे जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस के पास जीन और जीन जो प्रेजेंट थे वो प्रोटीन के लिए कोड होते हैं, जिससे कि ग्रोथ हार्मोन का बायोसिंथेसिस होता है। कौन से ग्रोथ हार्मोन? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। और कुछ उसमें मेटाबोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे जैसे कि ओपीन्स होते हैं। ओपीन्स क्या होते हैं? ये अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। एंड एग्रोपीन्स होते हैं जो कि शुगर के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है आपको, octapine, nopalain, and agropine. Growth hormone cause plant cell to proliferate and form the gall, while opine and agropine are utilized for agrobacterium tumefaciens as source of कार्बन एंड एनर्जी। जो ग्रोथ हार्मोन्स थे जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस के टीडीएनए में मिल रहे थे, वो तो गॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो ओपिन और एग्रोपाइन है वो कार्बन एंड एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। As such, opine and agropine are not normally part of plant metabolism. ओपीन एंड एग्रोपीन प्लांट मेटाबॉलिज्म का पार्ट नहीं है, नाइदर प्रोड्यूस नॉर मेटाबोलाइज। ना तो प्रोड्यूस होते हैं, ना ही वो मेटाबोलाइज होते हैं। दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस जनरली ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस है जेनेटिकली प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करता है एंड क्रिएट अ बायोसिंथेटिक मशीनरी टू प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट फॉर इट्स ऑन यूज। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस क्या काम करता है? प्लांट सेल को जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म करता है और बायोसिंथेटिक मशीनरी को प्रोड्यूस करता है न्यूट्रिएंट के लिए अपने पर्सनल यूज के द्वारा। जैसे ही उसने क्राउन गॉल बनाया, उसके बाद बैक्टीरिया कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करेगा और कंटिन्यू इन्फेक्शन करेगा, ठीक है। एज द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कंटिन्यू इन्फेक्शन, grown gall develop, which is a visible mass of the accumulated bacteria and plant material. जैसे ही बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा और कंटिन्यू इन्फेक्शन करेगा, तो जो गॉल बना है वो डेवलप होगा। जैसे ही वो डेवलप होगा तो एज अ मास की तरह वहां पे विजिबल होगा, जो कि जिसके अंदर बैक्टीरिया और प्लांट का मटेरियल स्टोर रहेगा। क्राउन गॉल फॉर्मेशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ट्रांसफर, इंटीग्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑफ टीडीएनए और टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस इन द इन्फेक्टेड प्लांट। क्राउन गॉल का फॉर्मेशन क्या होता है? एक कॉन्सिक्वेंस होता है जिसमें जो ट्रांसफर, इंटीग्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जो क्राउन गॉल का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो टीडीएनए का जीन है उनका एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन होता है इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर, ठीक है। द जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्राउन गॉल ट्यूमर। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है अगर हमें, तो उसमें क्राउन गॉल फॉर्मेशन होगा विच इंटरफेयर विद द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर हम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो नॉर्मली प्लांट की जो नॉर्मल ग्रोथ होगी वो इन्फेक्टेड होगी, ठीक है। सेवरल डाइकोटिलिडन्स प्लांट यानी कि डाइकॉट्स आर अफेक्टेड बाय क्राउन गॉल डिजीज। कुछ डाइकोटिलिडन्स प्लांट होते हैं जो कि क्राउन गॉल डिजीज से अफेक्टेड होते हैं, लाइक ग्रेप्स, रोसेस, स्टोन फ्रूट ट्रीज एटसेट्रा। नेक्स्ट है अब कि इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है टीआई प्लाज्मिड का वो कैसे होता है। भाई टीडीएनए जो है इसका वो कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है जिसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो टीआई प्लाज्मिड है अप्रोक्सीमेटली 200 केबी का होता है, अप्रोक्सीमेटली 200 किलोबेस्पेयर का होता है, exist as independent replicating circular DNA molecule within the agrobacterium cell। जो एग्रोबैक्टीरियम सेल के अंदर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्म में इंडिपेंडेंटली अपने आप से रेप्लिकेट होता रहता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो टीआई प्लाज्मिड होता है अप्रोक्सीमेटली 200 किलोबेस्पेयर का होगा,
जो कि एग्रोबैक्टीरियम सेल के डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में सर्कुलेट करता है और इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है। टीडीएनए, जिसे ट्रांसफर डीएनए बोला गया है, इज वेरिएबल इन लेंथ इन द रेंज ऑफ 12 to 24 kb। एक है टीआई प्लाज्मिड, दूसरा टीडीएनए। जो डीएनए हमें ट्रांसफर करना है उसकी रेंज 12 से 24 केबी तक होती है। दिस डिपेंड ऑन बैक्टीरियल स्ट्रेन फ्रॉम विच टीआई प्लाज्मिड कम। तो टीआई प्लाज्मिड के साथ वो डीएनए, उस डीएनए को अटैच करना है। नोपेलाइन स्ट्रेन ऑफ टीआई प्लाज्मिड हैव वन टीडीएनए। नोपेलाइन स्ट्रेन, टीआई प्लाज्मिड की नोपेलाइन स्ट्रेन में एक टीडीएनए होता है जिसकी लेंथ 20 केबी होती है, जबकि ऑक्टापाइन स्ट्रेन में 2 डीएनए के रीजन होते हैं, रेफर टू एज टीएल एंड टीआर, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, दैट आर रिप्रेजेंटेड, जिसमें 24 केबी एंड 7 केबी की लेंथ होती है। ये डायग्राम है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड के पास 3 इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो टीआई प्लाज्मिड के रीजन, एक तो लेफ्ट बॉर्डर लिखा हुआ है जहां पे 24 बेस पेयर रिपीट हो रहा है, राइट बॉर्डर है जहां पे 24 बेस पेयर रिपीट हो रहा है। विरुलेंस रीजन, जिसे विरजीन बोला गया है। रेप्लिकेटर, जिसे ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोला गया है। ओपीन कैटाबॉलिज्म, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपीन। ये वो टीआई प्लाज्मिड है जिसके जो बैक्टीरियल का टीडीएनए है, ये वो टीआई प्लाज्मिड है। उस टीआई प्लाज्मिड में जो प्रोटीन ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बना रही थी, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्रेजेंट है। टीआई प्लाज्मिड के रीजन प्रेजेंट है इसमें, लेफ्ट बॉर्डर पे 24 केबी रिपीट एंड राइट बॉर्डर पे 24 केबी रिपीट। ओपीन और एग्रोपीन भी इसमें, ओपीन प्रेजेंट है। ओपीन कैटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट है जहां पे डीएनए कंटिन्यू रेप्लिकेट करता है। विरुलेंस रीजन यानी कि वीआईआर जीन। टीडीएनए रीजन की बात करते हैं। टीडीएनए रीजन, जहां आपने देखा होगा अभी इस वाली उसमें स्ट्रक्चर में टीडीएनए रीजन लेफ्ट बॉर्डर से लेके राइट बॉर्डर तक है। टीडीएनए रीजन लेफ्ट बॉर्डर यानी कि 24 बेस पेयर रिपीट एंड राइट बॉर्डर 24 बेस पेयर रिपीट। एक बार पीछे वाली स्लाइड में फिर से जाती हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है टीआई प्लाज्मिड का, टीआई प्लाज्मिड, एक टीआई प्लाज्मिड की बात करते हैं तो वो 20-100 किलो बेस पेयर का होता है और इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है। कहाँ पे रेप्लिकेट करता है? एग्रोबैक्टीरियम सेल के अंदर। कौन सी फॉर्म में करता है? एक होती है डीएनए की लीनियर फॉर्म यानी कि लंबी फॉर्म, एक होती है सर्कुलर फॉर्म यानी कि सर्कुलेट होता हुआ, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्म में रेप्लिकेट करता है। टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए इज वेरिएबल। जो ट्रांसफर डीएनए है वो वेरिएबल है लेंथ में, उसकी रेंज 12 से 24 के भी होनी चाहिए। विच डिपेंड ऑन बैक्टीरियल स्ट्रेन, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? बैक्टीरियल स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करेगा। फ्रॉम विच टीआई प्लाज्मिड कम, जहां पे टीआई प्लाज्मिड आके उसके साथ ऐड होगा। अगर उसी टाइप से हम बात करते हैं, नोपालाइन स्ट्रेन होता है टीआई प्लाज्मिड में जिसमें एक टीडीएनए प्रेजेंट होता है जिसकी लेंथ 20 केबी होती है। ऑक्टापाइन होता है जिसमें 2 डीएनए होते हैं जिसमें टीएल टीआर यानी कि टीएल यानी कि लेफ्ट एंड आर राइट, और इसकी जो यूनिट होती है वो 14 किलो बेस पेयर एंड 7 किलो बेस पेयर लेंथ में होती है। ये ओपीन का है, दोनों के मैंने यहाँ पे बता दिए, नोपालाइन के और ऑक्टापाइन के। ये ओपीन का है। ओपीन में राइट बॉर्डर 24 बेस पेयर रिपीट और यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर 24 बेस पेयर रिपीट।
और साथ में ओपीन कैटाबॉलिज्म प्रेजेंट है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।